रविकांत सर हम लोग के बीच में आ गए। रविकांत सर, बहुत स्वागत है आपका। जैसा हम लोग बात कर रहे थे, मैं इसको जो है, प्रशांत जी ने सीधे कहा कि अब राजधर्म की जरूरत है नहीं। अब देश में जो चुनाव है, या बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, समस्याएं किसी के पास कुछ बची नहीं है, पूरा देश सुखी है, संपन्न है, लगातार विकास हो ही रहा है। ऐसे में अब राजधर्म की जरूरत खत्म हो चुकी है, जाति धर्म की जरूरत आ चुकी है। तो अब जाति धर्म को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, भाई वो तो बात कर ही रही है लगातार उन्हीं चीजों पे, तो क्या ये मान लिया जाए कि जैसा भी आप प्रशांत जी भी सवाल उठा रहे थे कि आने वाली पीढ़ी को राजधर्म शब्द ही सुनने को नहीं मिलेगा। अब ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट कर रही है, उस नैरेटिव को तोड़ पाना बाकी दलों के लिए आसान नहीं रह जाएगा। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये राजनीति का एक अपना दौर है और इसमें ऐसी ताकतें कि जो धर्म के आधार पर नैरेटिव मजबूती के साथ खड़ा कर पा रही हैं, वो सफल हो रही हैं। लेकिन इसका काउंटर नैरेटिव भी चल रहा है और वो काउंटर नैरेटिव इसी जाति और धर्म के जरिए चल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये राजनीति बदलेगी। हाँ, ये जरूर है कि जब तक बदलेगी तब तक इस देश के लोकतंत्र का बहुत नुकसान कर चुकी होगी। जिस लोक धर्म की या राजधर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका नुकसान वो बहुत कुछ कर चुकी हो। लेकिन इसके बाद एक दूसरे जब हम लोग हिस्से में जाएंगे, इसके अगले पारी में जब हम लोग जाएंगे, तो वे जातियां जो कहीं पीछे छूट गई थी, वे उभर करके सामने आएंगी और मुझे लगता है कि वही इनकी सत्ता को बेदखल करेंगे। लेकिन जो धार्मिक विद्वेष पैदा हो रहा है इस देश में, वो जाहिर तौर पर अब मानसिक बीमारी की हद तक चला गया है। ऐसा तो है ही कि इस देश में लोग धार्मिक हैं, आस्थावादी हैं, आध्यात्मिक भी हैं। ये धर्म के सारे सकारात्मक पहलू हैं और यही वजह है कि जो भारत का सेकुलरिज्म है, वो यूरोपीय सेकुलरिज्म से अलग है। वो राज्य से धर्म को अलग नहीं करता, बल्कि राज्य का धर्म के साथ संबंध एक जोड़ता है। लेकिन उसमें सर्वधर्म समभाव की बात है कि जो स्टेट है वो सारे धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। ये जो विद्वेष पैदा हो रहा है, इसने लोगों के मानसिक हालात को बहुत प्रभावित किया है और यही वजह है कि हर चुनाव दर चुनाव फिर बेतलवा डाल पर आश्चर्य इस बात का जरूर है कि ये नैरेटिव कैसे सफल हो जाता है। नैरेटिव मैं कह रहा हूं, लेकिन वो चुनावी परिणाम को भी बदलता हो बड़े स्तर पर, ये मेरा भरोसा नहीं। अगर ये कर पा रही होती बीजेपी, तो वो बंगाल में भी जीत गई होती। कर्नाटक में जो उनके हालात हैं, वो बजरंगबली पर नहीं जीतने वाले। वहां पे कुछ लोगों से जो मैंने बात की है, वो ये जरूर कह रहे हैं कि बीजेपी ने बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग की है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि वहां जो 17% दलित है, वो खड़गे साहब के साथ एकजुट हो रहा है। जो खास करके कल जो थ्रेट मिला खड़गे के पूरे परिवार को, और जो वीडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें कन्नड़ भाषा में एक बीजेपी के दो नेताओं की आपस की बातचीत है, जिसमें एक कह रहा है कि उनको खत्म कर देंगे। इसके जरिए खड़गे का जो राजनीतिक कद है वो और मजबूत हो रहा है कर्नाटक में। तो ऐसा नहीं है कि ये जो धार्मिकता जो चल रही है, बल्कि वो धार्मिकता नहीं है, उसको वो सांप्रदायिकता है दरअसल। तो जिस सांप्रदायिकता को परोसा जा रहा है इस देश में, वो बीमार बना रहा है लोगों को, और ये बीमारी जाहिर तौर पर समाज का लंबा नुकसान करेगी आने वाले वक्त में भी। अब आप सोचिए कि एक छोटे से बच्चे का मैंने वीडियो देखा था, जिसमें उसको नंगा करके पीटा जा रहा है केवल इसलिए कि वो मुस्लिम है। बच्चे ही पीट रहे हैं।
अब आप सोचिए, ये नफरत जो घरों में बातचीत हो रही है, जो टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है, वो किस हद तक लोगों के जेहन में जा चुका है। तो ये मानसिक रूप से बीमार समाज पैदा कर रही है ये राजनीति। वो सत्ता जरूर भोग रहे हैं, सत्ता समाज के भला करने के लिए होती है, बेहतर समाज बनाने के लिए होती है। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर जब भारत के राष्ट्र की बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि ये राष्ट्र है नहीं, ये बनता हुआ राष्ट्र है। क्योंकि इस देश में जो विषमता है, जो अन्याय है, वो जब तक नहीं खत्म होता तब तक ये राष्ट्र नहीं बन सकता। तो अभी जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है उसमें हम लोग उल्टी दिशा में चले गए। सत्ता में ये आएंगे, कल वो आएंगे, ये तो चलता है, लेकिन समाज को कोई इतनी बुरी तरीके से विभाजित नहीं करता। ये जो हुआ है उसमें काहे का राजधर्म, काहे की लोक लाज और काहे का संविधान, इनको किसी बात की चिंता नहीं है। सारी संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, भारत का संविधान यह कहता है कि चुनाव में धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते। लेकिन क्या हो रहा है, अली बजरंगबली चल रहा है। तो जहां संस्थाएं ध्वस्त हो गई हों और प्रधानमंत्री या उसकी पूरी पार्टी और सरकार मनमाने पर उतर आई हो और लोगों को इतना डरा दिया गया हो। अब आप सोचिए, जंतर मंतर पर जो हो रहा है, वे भारत की बेटियां जिन्होंने इस देश को गर्व करने का अवसर दिया, जो बिल्कुल गरीब और मिडिल क्लास परिवार से निकल करके वो अखाड़े में पहुंची और उन्होंने कैसे वो दहलीज लांघी होगी हम सब समझ सकते हैं। बावजूद इसको वो इस देश को गौरवान्वित करती हैं और यही प्रधानमंत्री जी बड़े गर्व के साथ अपना पॉलिटिकल जो कद है वो बढ़ाने में, मतलब विश्व गुरु सो कॉल्ड बनाने में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब आज वो अपने शोषण और उत्पीड़न के बारे में बात कर रही हैं तो कोई उनका सुध लेने वाला नहीं है। इसको आप कहेंगे कि ये प्रधानमंत्री हैं? इनको अपने जो मानव हैं, उनको जो इस देश के नागरिक हैं, उनकी फिक्र है क्या? और ऐसे नागरिक जो पद्मश्री हैं, जिनको संवैधानिक रूप से कानूनन जिन्हें वो सम्मान प्राप्त है, उनको भी पुलिस लठिया रही है। अरे साहब, मुझे तो इससे बेहतर अंग्रेजों की पुलिस लगती थी। मैं अंत में सिर्फ एक वाकया सुनाऊंगा। 1930-31 की बात है, जब लखनऊ में स्वरूप रानी देवी, जो जवाहरलाल नेहरू की मां हैं, वो आंदोलन कर रही थी, महिलाओं को एकजुट कर रही थी पिकेटिंग के लिए, शराबबंदी के लिए। प्रेमचंद जो मशहूर कथाकार हैं, उनकी पत्नी जेल जाती हैं। उन्होंने लिखा, वो मैं आपको सुना रहा। जब उनको पुलिस पकड़ करके ले जाती है तो उसमें से एक पुलिस वाला रास्ते में उनको कहता है कि माई, हमको 16 रुपया मिलती है तनख्वाह, अगर हमको कोई 8 रुपया भी दे तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, मुझे बड़ा कष्ट होता है आपको जेल ले जाने में। ये वो कहता है। और ये पुलिस क्या कर रही है? अगर लोग आ रहे हैं तो उनको लठिया रही है। जरा भी उनको शर्म लिहाज कुछ, कोई कानून उनके लिए नहीं है। और सबसे बढ़कर जिसको कहते हैं ना मानव मूल्य, मनुष्यता, वो भी उनके भीतर नहीं है। तो हम तो उल्टी दिशा में हैं। और इसीलिए मुझे फिर याद आते हैं बाबा साहब अंबेडकर। उन्होंने कहा था कि हिंदू भारत अगर बनता है तो वो अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर होगा। ये क्रूरता हमको दिख रही है सामने। और इसलिए आप राजधर्म की बात करना, लोक धर्म की बात करना, ये सब बेईमानी है इनके लिए। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता, वही एकमात्र धर्म है इनका। उस कुर्सी पर जमे रहना और इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करना, विपक्ष को नेस्तनाबूद कर देना, नागरिक समाज को डरा करके रखना, यही एकमात्र इनका धर्म। ठीक। रविकांत सर, जैसा कि अभी प्रबल जी कह रहे थे, जातिगत जनगणना के खिलाफ जो है कोर्ट जाने का काम भाजपा के ही तमाम नेताओं ने किया। आज एक खबर और है। ये जो खबर है वो एक बार फिर राहुल गांधी के मानहानि से संबंधित है। सूरत में मानहानि हुई,
मानहानि का मुकदमा हुआ, सारी चीजें हुई, जो कार्रवाइयां हुई वो सबने देखा। अब इसी तरीके की खबर कर्नाटक से भी आ रही है और ये जो खबर है उसमें बड़ा दिलचस्प एक हवाला दिया गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक रेट लिस्ट जारी की गई है। वो जो रेट लिस्ट है, वो रेट लिस्ट कर्नाटक में उस भ्रष्टाचार की है, जो तमाम कामों के एवज में सरकार द्वारा जो वसूली की जाती है, जिसको लेकर के 40% भ्रष्टाचार, जो 40% की सरकार का आरोप पहले भी राहुल गांधी लगाते रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, वो इसको लेकर के फिर से मानहानि की तैयारी में हैं। राहुल गांधी अभी-अभी इस इतनी बड़ी मुसीबत से निकले हैं और भाजपा फिर एक नई मुसीबत में उनको डालने की तैयारी कर रही है। एक तो इसका चुनाव पे क्या असर होगा, दूसरा जेपी नड्डा का एक बयान आता है। जेपी नड्डा का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि 9 साल पहले तक भारत जो है वो घुटनों के बल चलता था। अब भारत जो है दुनिया में, अब भारत सिक्का जमाने की हैसियत में आया है और अब जो है वो सिक्का जमाने वाला देश बन गया है। तो ये कर्नाटक चुनाव में क्या यही मुद्दे बचे हुए हैं? क्या इन्हीं मुद्दों को देख कर के लोग वोट देंगे? बाकी जो बजरंगबली का मुद्दा है वो तो चल ही रहा है। रविकांत सर। देखिए, जेपी नड्डा साहब सही कह रहे हैं। उन्होंने जिस तरह का भारत बनाया है, वो समझते हैं कि झूठ और फरेब ही अब बिक रहा है, वही चल रहा है, तो वो ये दावा कर सकते हैं। घुटनों के बल से जो वो चल नहीं रहा है, वो दौड़ रहा है। मैं तो कहूंगा डॉलर का जो दाम था, रुपए का जो दाम था, तो डॉलर के मुकाबले वो कमजोर नहीं हुआ है, वो मजबूत हुआ है। नड्डा साहब ऐसे ही बोलेंगे। जो पत्रकारिता का रेटिंग था, उसमें भी देश मजबूत हुआ है। ये उन्हीं की भाषा में मैं कह रहा हूं। जो भारत का बहुत शांति प्रिय देश है आज की तारीख में, इस देश में रामराज स्थापित है, कहीं कोई गरीब नहीं है, वो दूध दरी की नदियां बह रही हैं, चारों तरफ शांति है, भारत विश्वगुरु बन चुका है। ये बीजेपी का नैरेटिव है, लेकिन कौन इस पर भरोसा करेगा? भरोसा तो अब भूटान नहीं कर रहा है, छोड़ दीजिए आप अमेरिका और चीन को। दूसरा कि जो आपने सवाल उठाया था कि राहुल गांधी, दरअसल राहुल गांधी से इस समय ये घबराए हुए, जो हजारों करोड़ रुपए लगा करके राहुल गांधी को एक शब्द के भीतर इन्होंने समेट दिया था, वो उस व्यक्ति ने इस देश के आजाद भारत की सबसे बड़ी पैदल यात्रा करके इनको नंगा कर दिया है। और जो अपनी छवि है, जो असल छवि है, वो ला करके सामने रख दी। 8 साल पहले वाले राहुल गांधी नहीं है। और जो राहुल गांधी आज निकल करके सामने आए हैं, मैं तो उनको दक्षिण भारत के बारे में कहता हूं कि दक्षिण भारत के वो रजनीकांत है। जो फॉलोइंग राहुल गांधी की है, जो विश्वसनीयता है, राहुल गांधी की जो इमेज है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उससे चुनाव का बहुत लेना देना नहीं है। जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, अगर सही तरीके से संवैधानिक संस्थाएं काम करने लगे और जो पैसे का, मसल पावर का जो इस्तेमाल हो रहा है चुनाव में, जो वोट काटे जा रहे हैं, अगर ये बदमाशियां अगर ना हो, तो रिजल्ट भी दूसरी तरह का आएगा। पिछले 9 साल में आपने देखा होगा कि विपक्ष का कोई नेता इतनी दबंगई से बात नहीं कर रहा जो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी सबसे तेजी से सवाल पूछ रहे हैं। पूरे भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने सवाल पूछा कि अडानी के साथ आपके क्या रिश्ते हैं। इस सवाल का जवाब सरकार ने नहीं दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और वो राहुल गांधी के इन सवालों को सही साबित करती है। पार्लियामेंट में उन सवालों को उठाया और उसके बाद से ही मुश्किलें हैं। तो साहब, हमारे दोस्त के बारे में मत कहिए, अडानी साहब के बारे में मत कहिए। और जब से ये हुआ है, तब से राहुल गांधी को घेरने की साजिश पूरी चल रही है। लोगों की नजर में राहुल गांधी को फिर से कमजोर साबित करने और उनको डिफेम करने की पूरी साजिश हो रही है। क्योंकि मोदी की छवि को अगर किसी ने एक्सपोज किया है
कि उनके पूंजीपतियों के साथ क्या संबंध है, वो कहां किसको कितना फायदा करा रहे हैं। वो इस देश के बारे में रत्ती भर नहीं सोचते। वो इस देश में नफरत और हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं और यही वजह है कि वह राहुल गांधी को सबसे ज्यादा परेशान और सबसे ज्यादा डिफेम करने की पूरी साजिश रच रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर एक बार राहुल गांधी खड़े हो गए तो फिर ये जो पूरा जो चल रहा है, वो जो गुब्बारा फुलाया गया है, जो झूठ और छद्म का जो पूरा प्रपंच रचा गया है, वो धराशायी हो जाएगा। इसलिए वो राहुल गांधी को, मुझे नहीं लगता, मेरे लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं है। आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में और मुकदमे होंगे राहुल गांधी पर, लेकिन राहुल गांधी इसके जरिए और निखरेंगे। राहुल गांधी की विश्वसनीयता और ज्यादा बढ़ेगी, उन लोगों में भी बढ़ेगी जो अभी राहुल गांधी को नहीं पसंद करते। जी रविकांत सर, हम यही जो हम चुनाव प्रचार की बात करते हैं, अगर जो चुनाव प्रचार की इनकी शैली रही है, निश्चित तौर पर ये जब से बजरंगबली का मुद्दा शुरू हुआ है तब से कुछ बदलाव देखने को मिला है। तब से प्रधानमंत्री आक्रामक हुए और भाजपा के दूसरे नेता आक्रामक हुए। तो क्या भाई बात तो हो रही है कि बजरंगबली के मुद्दे को भाजपा जो है पूरी तरीके से भुना रही है और भाजपा ने एकदम जो है उसको घेर लिया है। अब लोग जो है भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, जैसा कि आज की रोड शो में भी प्रधानमंत्री ने क्लेम किया है। क्या आप ऐसा कुछ देख रहे हैं कि इसमें कुछ बदलाव हो रहा है, इससे लोगों के मन में इसमें जो वोट जब वो डालने जाएंगे तो इसका कुछ असर दिखेगा? जैसा प्रधानमंत्री ने अपील की है कि भाई जब जाइए तो बजरंगबली का नारा लगा के और बटन दबाइए। हाँ जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कुछ लोगों से वहां बात भी की है, तो उनका ये कहना है कि ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की पूरी साजिश हो रही है, इसका फर्क साउथ कर्नाटका में होगा, जो तटीय इलाका है, जहां पहले से ही आरएसएस लंबे समय से काम करता रहा है, जहां उसने विभाजन किया है, जहां लव जिहाद और जमीन जिहाद पर लंबा उन्होंने काम किया है, वो जहां नकाब वाला मुद्दा रहा है। लेकिन बाकी कर्नाटक के और हिस्से में इसका ज्यादा असर नहीं करने वाला है। लेकिन इसका एक फायदा बीजेपी को हो सकता है, वो है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे वो ध्यान हटा सके इसके जरिए। हालांकि इसका लॉन्ग टर्म बीजेपी को फायदा हो सकता है जब वो उत्तर भारत में आएंगे। अभी आने वाले वक्त में जब वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वहां पे इसको वो भरपूर तरीके से भुनाने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जबलपुर के कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर बजरंग दल के लोगों ने हमला किया। जो उनका अपना अंदाज है वो तो कर ही रहे हैं। तो मुझे कर्नाटक में इसका असर उतना नहीं दिखाई पड़ रहा है। बस यही है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाया जा सकता है, लेकिन कर्नाटक की जनता शायद फैसला कर चुकी, अब उसको वोट भर डालना है। हाँ, ये जरूर है कि जो उन्होंने कहा मोदी जी ने कि जब आप वोट डालें तो जय बजरंगबली का नारा लगाएं, इससे आप एक भय पैदा कर सकते हैं। और उस भय के जरिए, और ये कहा नहीं किया, दिल्ली में किया, अमित शाह ने कि बटन दबाए तो करंट लगे शाहीन बाग में, वो क्या हुआ? वो बंगाल में भी चिल्ला रहे थे और वहां पे क्या हुआ? तो ये जो गोदी मीडिया जो चला रहा है ना, उससे नहीं होगा। हम लोगों को यहां बैठ करके लग रहा है असर जो बीजेपी को जिसका फायदा हो सकता है वो है उसकी सोशल इंजीनियरिंग। जो कई छोटे छोटे पॉकेट वाली जातियों को भी उसने प्रतिनिधित्व दिया है, इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, बजरंगबली से कोई फायदा नहीं।